दोस्तों, आपको याद है मैंने पिछले एपिसोड में कलिंग के वॉर को महाभारत के वॉर के बाद दूसरा सबसे बड़ा वॉर कहा था। उसी महाभारत में राजा धृतराष्ट्र को 100 बेटे थे। चलिए एक बार फिर से आपका टेस्ट हो जाए। बताइए, राजा धृतराष्ट्र के बाद वो कौन से राजा थे जिन्हें 100 बेटे थे? जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अब वापस लौटते हैं हमारी कहानी की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य के संन्यास लेने के बाद मगध का राज सिंहासन उनके बेटे बिंदुसार के पास आ गया। राजा बिंदुसार भी अपने पिता की तरह एक योद्धा थे। उनकी 16 रानियां थीं। ऐसा कहते हैं कि उनकी रानियों से उन्हें 100 बेटे थे। उनमें नन्हा अशोक भी शामिल था। लेकिन उस वक्त किसी को भी, यहाँ तक कि नन्हे अशोक को भी ये अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन महान चक्रवर्ती अशोक सम्राट बन जाएगा। अशोक का जन्म 304 BCE में पाटलिपुत्र में हुआ। उनकी माँ का नाम शुभदांत्री था, जो चंपा देश की एक ब्रह्म कन्या थी। ऐसा बताया जाता है कि अशोक दिखने में उतने सुंदर नहीं थे और महाराज बिंदुसार भी अशोक को बचपन से ही पसंद नहीं करते थे। एक दिन तो उन्होंने शुभदांत्री के ही सामने नन्हे अशोक को बदसूरत कह दिया था। बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा सुशीम था। बिंदुसार चाहते थे कि आगे चलकर सुशीम ही उनका उत्तराधिकारी बने। अपने पिता की इग्नोरेंस के कारण ही अशोक के मन में अपने रंग रूप को लेकर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हो गया था। लेकिन अशोक बचपन से ही पराक्रमी और होशियार थे। अशोक वादन के अनुसार एक दिन तो एक महान ज्योतिषी ने महाराज बिंदुसार के लिए भविष्यवाणी कर दी थी कि अशोक ही एक दिन मगध का राजा बनेगा। इसके बाद तो बिंदुसार अशोक से और भी चिढ़ने लगे थे। ऐसा कहते हैं कि अशोक युद्ध कला में इतने अच्छे थे कि उन दिनों मगध की सेना में भी उनकी खूब पॉपुलैरिटी थी। यहाँ तक कि बिंदुसार के महामंत्री अशोक को ही मगध का अगला सम्राट मानते थे। इधर अशोक को मौर्य एम्पायर की कुछ रेजिमेंट्स का कमांडर बना दिया गया था। अशोक ने प्रजा में अपने आप को एक अच्छे वॉरियर और कमांडर के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया था। वहीं प्रजा में अशोक की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही थी। प्रजा भी अशोक को ही महाराज बिंदुसार का अगला उत्तराधिकारी मानती थी। लेकिन अशोक की ये बढ़ती पॉपुलैरिटी बिंदुसार और सुशीम को रास नहीं आ रही थी। वो दोनों नहीं चाहते थे कि अशोक पाटलिपुत्र में रहकर उनके लिए परेशानी बढ़ाए। इसीलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। सुशीम उस वक्त में तक्षशिला के प्रिंस थे। तक्षशिला में बहुत सारे इंडो ग्रीक लोग रहते थे जो सुशीम के मिसमैनेजमेंट से बहुत नाराज थे। उस वक्त तक्षशिला में एक बड़ी बगावत होने का डर था। ऐसे में सुशीम और बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला का विद्रोह रोकने के लिए भेज दिया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये सब सुशीम और महाराज बिंदुसार की ही एक साजिश थी, क्योंकि अशोक को तक्षशिला की बगावत रोकने के लिए सेना की एक टुकड़ी तो दी, लेकिन उन्हें अच्छे हथियार नहीं दिए गए। अशोक को भी अब सारा माजरा समझ आने लगा था, लेकिन उन्होंने तक्षशिला की ओर अपने कदम बढ़ा दिए थे। अब वापस लौटना अशोक को मंजूर नहीं था। उनकी सेना को जो भी हथियार दिए गए, अशोक ने उससे ही युद्ध करने का फैसला लिया। लेकिन शायद किस्मत अशोक के फेवर में थी। अशोक जैसे ही तक्षशिला के पास पहुंचे, तक्षशिला के लोगों ने उनका फूलों से स्वागत किया। सुशीम और बिंदुसार की सारी साजिश धरी की धरी रह गई। अशोक पहले से भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। अब बिंदुसार सुशीम को राजा बनाने में जरा भी देर नहीं करना चाहते थे। उन्होंने फौरन सुशीम को राजा बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन अशोक के पाटलिपुत्र में रहते हुए ऐसा करना आसान नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने एक बार फिर से अशोक को कलिंग की ओर भेज दिया। ऐसा कहते हैं कि कलिंग की यात्रा के दौरान ही उन्हें एक मछुआरे की बेटी कौरवकी से प्यार हो गया। सुपरस्टार शाहरुख खान और करीना कपूर की फिल्म अशोका में इसी कौरवकी को कलिंग की राजकुमारी दिखाया गया है और यही बताया गया है कि अशोक को उससे प्यार हो गया था। लेकिन ये एक डिस्टॉर्टेड फैक्ट है। कौरवकी एक साधारण मछुआरे की बेटी थी जो बाद में अशोक की तीसरी बीवी बनी। इसी बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया। महाराज बिंदुसार ने अशोक को वहां विद्रोह दबाने के लिए भेज दिया। इस दौरान अशोक की पहचान सीक्रेट रखी गई। ऐसा बताया जाता है कि इस दौरान अशोक बौद्ध भिक्षुओं के साथ रहे। उन्होंने इस दौरान बौद्ध धर्म को करीब से जाना। लेकिन बाद में अशोक को पता चला कि ये कोई विद्रोह नहीं है। उसके भाई सुशीम ने उसे मरवाने की एक साजिश रची थी। लेकिन इधर तक्षशिला में फिर से विद्रोह हो गया। अब ना चाहते हुए सुशीम को भी तक्षशिला जाना पड़ा। वो कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। अशोक और सुशीम पाटलिपुत्र से बाहर थे। तभी राजा बिंदुसार की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनकी हालत इतनी बुरी हो गई कि अब उनके बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मौका देखकर बिंदुसार के मंत्री राजा गुप्त ने अशोक को पाटलिपुत्र वापस बुला लिया। महाराज बिंदुसार की इच्छा के खिलाफ अशोक के हाथों में मगध की कमान आ गई। अशोक जानते थे कि सुशीम के लौटते ही राजगद्दी के लिए एक बड़ा युद्ध होगा। जब तक सुशीम नाम का खतरा पूरी तरह नहीं हट जाता, अशोक राजा नहीं बन सकते। इधर सुशीम को भी अशोक के राजा बनने की जानकारी मिल चुकी थी। वो अपनी बची हुई सेना के साथ पाटलिपुत्र की ओर बढ़ा। अशोक भी राधा गुप्त के साथ सुशीम से निपटने के लिए तैयार थे। उन्होंने युद्ध करने की बजाय सुशीम से निपटने की एक तरकीब ढूंढ निकाली। सुशीम के रास्ते में
एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें जलता हुआ कोयला डालकर उसे ढक दिया गया। सुशीम जैसे ही इस ओर बढ़ा, अशोक और राधागुप्त ने उसे आगे बढ़कर अशोक पर वार करने के लिए उकसाया। सुशीम जैसे ही आगे बढ़ा, जलते हुए कोयले से भरे गड्ढे में गिर गया। सुशीम की सारी साजिश धरी रह गई। अशोक अब मगध का एक लौता राजा बन गया था। इधर महाराज बिंदुसार ने भी बीमारी के चलते दम तोड़ दिया। आगे अशोक ने अपने हर उस भाई को मार डाला जो उसके राजा बने रहने के लिए खतरा हो सकता था। कई ग्रंथों में यह संख्या सभी 100 भाइयों को मरवाने तक लिखी गई है, लेकिन कई ऐसे भी फैक्ट हैं जो इस संख्या को कम बताते हैं। अशोक के शिलालेखों और साहित्य में अनेक भाइयों का उल्लेख आता है जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। इन भाइयों को देखभाल के लिए राजा में कई अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। ऐसा कहते हैं कि राजगद्दी पर बैठने के बाद अशोक का एक बड़ा भयानक रूप देखने को मिला। अशोक इतने खूंखार राजा बने कि उन्होंने अपनी नाराजगी में कई मंत्रियों और अधिकारियों तक को मरवा दिया। अशोक के इस भयानक रूप का एक हिस्सा ये भी मशहूर है कि उनके महल में उन दिनों कई रानियां और राजकुमारियां थीं, जिनका काम अशोक की सेवा करना था। ये युद्ध में जीते हुए राज्यों से लाई गई थीं। एक दिन अशोक को पता चला कि ये रानियां अशोक को बदसूरत मानती हैं। उन्हें आपस में बातचीत करते सुना गया कि उन्हें अशोक से घिन आती है। अशोक इस बात से आग बबूला हो गया। अपने रंग रूप के कारण बचपन में पिता से जलील होने के बाद अब दोबारा अपने रंग रूप के कारण रानियों और राजकुमारियों से ये अपमान अशोक से बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं कि अशोक ने उन सभी रानियों और राजकुमारियों को जिंदा जलाकर मार डालने का हुक्म दिया। इसी घटना के बाद अशोक को चंड अशोक भी कहा जाने लगा। अशोक को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें तो अब बस अपने राज्य को आगे बढ़ाना था। उन्हें राजा अशोक से चक्रवर्ती सम्राट अशोक बनना था। लेकिन अशोक चक्रवर्ती सम्राट तब तक नहीं बन सकते थे जब तक वो कलिंग को हासिल नहीं कर लेते। हमारा अगला एपिसोड इसी पर बेस्ड है, लेकिन अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कि अशोक की मुलाकात एक ऐसे पुराने रिश्तेदार से हुई जिसे देखकर अशोक के होश उड़ गए। अशोक सोच में पड़ गए कि क्या उन्हें कलिंग पर हमला करने के लिए अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। आखिर कौन था वो रिश्तेदार जिसने चंड अशोक को सोचने पर मजबूर कर दिया? जानने के लिए बने रहें अगले एपिसोड में।